नमस्कार, न्यूज के स्पेशल शो नहले पे दहला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। आज आप देखेंगे कि मोदी और ममता के बीच क्यों मचा हुआ है कौल कोहराम। क्या चुनावी रेस में सिद्धू ने क्यों दौड़ाया दर्शनी घोड़ा और केजरीवाल की पार्टी में क्यों मची है इतनी भगदड़। इसके अलावा आपको लोकतंत्र के महापर्व की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। आज आप अपने टीवी स्क्रीन पर पहली बार वोट बारात देखेंगे और जानेंगे कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर क्यों लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन सुपरफास्ट। लोकसभा के 5वें चरण के लिए आज देश ने किया मतदान। करीब 63% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा 74% वोटिंग पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में सबसे कम 17%। यूपी में करीब 57%, बिहार में 58%, तो मध्य प्रदेश राजस्थान में 63% लोगों ने डाला वोट। 5वें चरण के मतदान के लिए दिग्गजों ने भी डाले वोट। राजनाथ सिंह, मायावती, राज्यवर्धन सिंह राठौर और यशवंत सिन्हा ने किया मतदान। तो रांची में पूरे परिवार के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने डाला वोट। बच्ची जीवा को गोद में लेकर पहुंचे पोलिंग बूथ। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में मतदान के दौरान टकराव। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पोलिंग बूथ के पास मिला बम, फायरिंग भी हुई। बैरकपुर में मतदान के दौरान उपद्रवियों ने मीडिया को भी बनाया निशाना। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के सिर में आई चोट। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। अमेठी में बूथ कैप्चरिंग के लगे आरोप प्रत्यारोप। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर 316 नंबर बूथ को कैप्चर करने का लगाया आरोप। अमेठी में ही एक महिला ने जबरन कांग्रेस को वोट दिलवाने का लगाया था आरोप। लेह लद्दाख में भी आज डाले गए वोट। मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। लेह के 49 बूथ पर थी महिला कर्मी तैनात। लखनऊ में पोलिंग बूथ पर महिला का हंगामा। वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर मचाया उत्पात। मतदान कर्मियों पर लगाया एक पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप। गोंडा में दुल्हन विदाई से पहले वोट डालने पहुंची। लोगों ने की दुल्हन दीपिका पांडे की जमकर तारीफ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राजीव गांधी इतने ही पाक साफ थे तो उनके नाम पर कांग्रेस क्यों नहीं लड़ती चुनाव। पश्चिम बंगाल के तामलुक में पीएम मोदी का ममता पर अटैक। कहा, दीदी को खटकता है भगवान श्री राम का नाम। पश्चिम बंगाल के झालाग्राम से सीपीएम नेता सीताराम येचुरी पर भी बरसे पीएम मोदी। कहा, सीताराम ने अपने नाम का भी नहीं रखा मान। रामायण और महाभारत का किया अपमान। ओडिशा दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने की सीएम नवीन पटनायक की तारीफ। कहा, राज्य सरकार ने तूफान से निपटने में किया शानदार काम। पीएम मोदी और अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। चुनाव आयोग के फैसलों को रिकॉर्ड पर किया जाएगा दर्ज। विस्तार से होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मोदी के नाम बड़े, दर्शन छोटे। नमामि गंगे, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं पर केंद्र के काम को बताया आंकड़ों की बाजीगरी। कहा, कुछ नहीं किया इसलिए सेना के नाम पर वोट मांग रहे मोदी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, देश के व्यापारियों में टैक्स टेररिज्म छाया। मोदी को नकली राष्ट्रवादी बताया। लखनऊ में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। 23 मई को फिर एनडीए सरकार बनने का किया दावा। बोले, अब की बार फिर मिलेगा भारी बहुमत। दिल्ली के बिजवासन से आम आदमी पार्टी विधायक कर्नल सहरावत बीजेपी में शामिल। 3 दिन में आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक ने छोड़ा पार्टी का दामन। दिल्ली में बीजेपी ने लॉन्च की नई एड कैंपेन। दिल्ली के दिल में है मोदी, इसको बनाया स्लोगन। अरविंद केजरीवाल पर हमले की आम आदमी पार्टी ने की शिकायत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास दर्ज कराया केस। दिल्ली में रोड शो के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल को मारा था थप्पड़। यूपी में एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने योगी मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। लंबे वक्त से चल रहे थे बीजेपी से नाराज। वाराणसी से एसपी बीएसपी उम्मीदवार तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। नामांकन रद्द करने को दी चुनौती। 19 मई को वाराणसी में होना है चुनाव।
और अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया। आज 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग हुई। यूपी में 14, राजस्थान में 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7-7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी समेत 674 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में कुल 62.82% वोटिंग हुई, जिसमें आम से लेकर खास सबने भागीदारी की। सबसे पहले आपको दिग्गजों की वोटिंग दिखाते हैं और फिर दिखाएंगे आपको चुनाव की बाकी रिपोर्ट विस्तार से। पांचवें चरण के लिए आज 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। मतदान केंद्रों में सुबह से ही भारी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे। हर आम से लेकर खास ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन सबकी नजरें आज उत्तर प्रदेश पर टिकी थी, जहां आज 14 सीटों पर वोट डाले गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में केंद्र और राज्य की सत्ता में रसूख रखने वाले सियासतदानों ने वोट डाले। बीएसपी प्रमुख मायावती, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ के अलग अलग इलाकों में वोट डाले। आज भी अपील मैं करता हूं कि समस्त देशवासियों को इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान निश्चित रूप से करना चाहिए, कोई वंचित न रह जाए। क्या लग रहा है कि क्या होगा सर इस बार, कितना आपको इस बार वोट मिलेगा? साथ ही साथ आपको पिछले 55% वोट मिले थे, क्या लग रहा है ये इजाफा होगा इसमें? अब इसके बारे में फैसला तो यहाँ की जनता करेगी। जो भी मतदाता करेंगे तो जनहित में तो अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपील है। और किसी को भी घर में नहीं रहना चाहिए, वोट डालने के लिए सबको निकलना चाहिए, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, जिनका भी वोट है उनको वोट डालने के लिए समय से जरूर पहुंचना चाहिए। 5वें चरण के मतदान में आज बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीटों पर भी मतदान हुआ। झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी उम्मीदवार जयंत सिन्हा ने पोलिंग बूथ के बाहर लगी लंबी कतार में खड़े होकर वोट किया। जयंत सिन्हा के खिलाफ कांग्रेस से गोपाल साहू और सीपीआई से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता चुनावी मैदान में है। जयंत सिन्हा के पिता और बीजेपी से नाराज चल रहे यशवंत सिन्हा पत्नी नीलिमा के साथ वोट डालने पहुंचे। I'm very hopeful that we have been able to win the hearts and minds of the people of Hazaribagh and of course the people of this country as well. As you can see from the enthusiasm and the excitement here at the booth, people really do want to vote for the Honorable Prime Minister and फिर एक बार मोदी सरकार। सुबह का 7:15 बजा है, तो ये जो एक चेतना है लोगों के मन में कि हम जाएं अपने मत का प्रयोग करें, ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खूबी है आज भारत के लोकतंत्र में। यूपी बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 7-7 सीटों और राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले गए। इन राज्यों में सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स पर लंबी लंबी कतार दिखी। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर पत्नी गायत्री राठौर संग मतदान केंद्र पहुंचे और वोट किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। Today's politics is new politics, and the people have now are going to give their massive mandate. You will see on the 23rd of May, there's a massive mandate which is going to be a pro-Modi mandate. आम लोग वोट डाल रहे थे, चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे नेता वोट डाल रहे थे, तो समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले कैसे पीछे रहते? क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आज अपने गृहनगर रांची में पत्नी साक्षी के साथ जाकर मतदान केंद्र पर वोट किया और इसके बाद इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें धोनी के साथ उनकी बेटी जीवा है, जो लोगों को वोटिंग का मैसेज दे रही है। जीवा के इस संदेश के बाद साफ होता है कि आज देश जागरूक हो रहा है। एक बच्चा लोगों को वोटिंग की अहमियत समझा रहा है। वहीं जो लोग अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति समझते हैं, वो अपने अपने तरीके से जनता को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक एक वोट कितना अहम है। और पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग के दौरान जमकर हिंसा देखने को मिली। कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई तो कहीं उपद्रवी सुरक्षा बलों से ही भिड़ गए। दीदी के बंगाल में
खूब बवाल हुआ। पश्चिम बंगाल में जब जब वोटिंग तब तब हिंसा। लोकतंत्र के जश्न में बंगाल में बवाल होना तय है। कभी टीएमसी के कार्यकर्ता लेफ्ट से भिड़ जाते हैं तो कभी बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी वालों से भिड़ जाते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण, ये 5 तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे वोटिंग के दौरान बंगाल में हिंसा हावी हो रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की हैं। सुरक्षा घेरे में जो भाग रहे हैं वो बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह हैं। इस दौरान अर्जुन सिंह जमीन पर भी गिर गए। आरोप है कि अर्जुन सिंह को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उन पर हमले की कोशिश की गई। खूब हंगामा हुआ। हालात बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने किसी तरह उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला। तृणमूल कांग्रेस के जो हमारे वोटर हैं उनको लेकर जा रहे थे। अच्छा। और यहाँ पर हमला किया गया। ये लोग सारे तृणमूल के हैं? सारे तृणमूल कांग्रेस के हैं। उसके बाद क्या आपसे हाथापाई कर रहे हैं? लोग पत्थर भी फेंकने आए थे। एक आदमी ने मुझे फैट से मार के और वहाँ भागा। टीएमसी के लोग। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे अभी? इलेक्शन कमीशन को यहाँ बुलाना होगा। वहीं हुगली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रणव मंडल के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स को घर से नहीं निकलने दे रहे थे और जब मंडल वहां पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। मेरे साथ मेरा जनरल सेक्रेटरी फूकन विश्वास था, उनको भी पीटा है, उनको भी मारा है। तो ऐसे ही चल रहा है ये सारा कमीशन में ये हाँ, इलेक्शन कमीशन में हमने सब कुछ बोल दिए हैं, जानकारी दिए हैं हमने। अब ये तस्वीरें देखिए, हावड़ा के बेलूर इलाके के पोलिंग बूथ के अंदर टीएमसी के पूर्व पार्षद बीजेपी वोटर्स को धमकाते हुए दिखे। महिलाओं को धमकाने की ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई। वहीं बनगांव लोकसभा के बूथ नंबर 243 और 227 पर महिला वोटर्स को धमकाया गया। आरोप है कि कुछ बाहरी लोगों ने महिला वोटर्स को वोट करने से रोका। हावड़ा के बूथ नंबर 82 पर बीजेपी उम्मीदवार रांति देव सेनगुप्ता पोलिंग कर्मचारियों को धमकाते हुए नजर आए। वीडियो में सेनगुप्ता निर्वाचन अधिकारियों को किसी बात पर डांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिछले 4 चरणों की तरह 5वें चरण में भी जमकर हिंसा हुई। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को कमान सौंप रखी थी, लेकिन फिर भी हिंसा की तस्वीरें कई जगह दिखाई दी। पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव में दीदी के बंगाल में बवाल ही नजर आता है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 34 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं सीपीएम और बीजेपी सिर्फ 2-2 सीटें ही जीत पाई थी। पिछली बार कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। दीदी जहां इस बार अपना किला बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी यूपी में महागठबंधन से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई बंगाल से करना चाहती है। चुनावी महाभारत में जीतता कौन है, ये तो नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। बंगाल में हुई हिंसा में मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। इंडिया न्यूज की टीम पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। हमारे संवाददाता तापस सेनगुप्ता को गंभीर चोट आई है। दीदी के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी इस कदर हावी थी कि मीडिया को भी नहीं बख्शा गया। हिंसा को कवर करने गई इंडिया न्यूज की टीम पर भी उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, कैमरा तोड़ दिया गया और हमारे रिपोर्टर तापस सेनगुप्ता और हमारे कैमरा पर्सन के साथ मारपीट की गई।
तापस को गहरी चोट आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बंगाल में हुई हिंसा और इंडिया न्यूज की टीम पर हुए हमले की तमाम पार्टियों ने निंदा की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जैसे जंगल राज 2004 से पहले बिहार में था, वैसे ही हालात इस समय बंगाल में चल रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि ममता की ये बौखलाहट उनकी हार को दर्शाती है। पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र ही नहीं बचा। जिस तरह से ममता जी के नेतृत्व में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जंगल राज स्थापित किया है, उसी को लेकर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का कमेंट मुझको बहुत अच्छा लगता है कि 2004 से पहले जिस तरह के हालात बिहार के थे, कमोबेश वही हालात आज पश्चिमी बंगाल के हैं। पहले वामपंथी दलों के, फिर कांग्रेस पार्टी के, और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिस्टमेटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उनको पिटाई की जा रही है, उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बूथ पर जो भी कार्यकर्ता विपक्षी दलों के जाते हैं, उन सबको मारपीट कर भगाया जाता है, मतदाताओं को भगाया जाता है। ये गुंडागर्दी पर उतर आई है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई है। पश्चिम बंगाल में हार को सामने देखते हुए बौखला गई है और बीजेपी के प्रत्याशियों पर, मीडिया की कर्मियों पर, रिपोर्टर्स पर, हर किसी पर गुस्सा निकाल रही है। उन पर एक तरह से अटैक किया जा रहा है और संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्शा उन्होंने। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में अब तक तो विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब मीडिया कर्मियों पर भी हमला होना दिखाता है कि कैसे वहां अराजक तत्व हावी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर पीएम मोदी ने दीदी को आड़े हाथों लिया। पीएम ने पश्चिम बंगाल के तामलुक में चुनावी रैली को संबोधित किया और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि जब फैनी तूफान के वक्त उन्होंने ममता को कॉल किया तो दीदी ने उनका फोन उठाना ही ठीक नहीं समझा। बिना किसी डर के आप कमल छाप पर बटन दबाइए। आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। दीदी की धरती से पीएम मोदी ने लोगों से बिना डरे मतदान की अपील की। पीएम ने कहा, आप चुपचाप कमल का बटन दबाकर टीएमसी को साफ कर दीजिए। यही पश्चिम बंगाल ये मां सरस्वती के पूजा कोरा होए बांग्लार मानुष गुरुदेव के सम्मान करे সেই বাংলাতেই দেবী সরস্বতীর সাধক স্কুল কলেজ पर এর ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে फेनी तूफान की मार झेल चुके पश्चिम बंगाल वासियों को पीएम मोदी ने हर मदद का वादा किया, लेकिन उन्होंने तूफान के वक्त भी ममता पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। पीएम ने कहा कि मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन ममता दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी, ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चिंता में था, इसलिए ममता दीदी से बात करना चाहता था। वो यहां की मुख्यमंत्री है, लेकिन दीदी ने दूसरी बार भी मुझसे बात नहीं की।
हालांकि ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले ही ये आरोप लगाया था कि चक्रवात के दौरान पीएम ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से तो कई बार बात की, लेकिन उन्हें एक बार भी फोन नहीं किया। इसी वार के जवाब में आज पीएम ने पलटवार किया। अपने पूरे भाषण में पीएम ने बार बार ममता पर निशाना साधा। मंगालिए मां सरस्वती के पूजा कोरा होए, बांग्लार मानुष गुरुदेव के सम्मान करे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा का महत्व समझाते हुए पीएम मोदी ने ममता को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दीदी के राज में लोगों को धार्मिक आजादी नहीं। हालत तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। साथियों, दीदी के इसी रवैये की वजह से पश्चिम बंगाल में लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने में पूरी आजादी के साथ अपने व्रत, अपने पर्व, अपने त्योहार मना पाने में डगर डगर पर दिक्कत हो रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब दुनिया भर में भारत का डंका बजता है तो हर भारतवासी खुश होता है, लेकिन दीदी ने कभी भी देश की तरक्की को लेकर कभी भी तारीफ नहीं की। नहले पे दहला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नहले पे दहला। और यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी में भी आज मतदान हुआ। वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी में बूथ कैप्चर कराए हैं। यहाँ पे आरोप लगाया कि राहुल गांधी बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं। 16 बूथ कैप्चर हुआ है। तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं राहुल गांधी आगे। सुना आपने, अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी कह रही हैं कि यहां 1-2 नहीं 316 बूथ कैप्चर किए और उनका ये आरोप है अपने विरोधी राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर। 16 बूथ कैप्चर हुआ है। तो सोचिए आप क्या कर रहे हैं राहुल गांधी आगे। अमेठी में मतदान के दौरान स्मृति ईरानी ने कई पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें एक बुजुर्ग महिला मतदाता मिली, जिन्होंने बताया कि गौरीगंज मतदान केंद्र पर वोटिंग के समय उनका हाथ पकड़कर जबरन ईवीएम में कांग्रेस का बटन दबा दिया गया, जबकि वो बीजेपी को वोट करने आई थी। स्मृति ईरानी ने बुजुर्ग मतदाता का ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया। वही पंजाब है, ऐसे हाथ पकड़ के हमारे ऐसे बटन दबवा दे जबरदस्ती। हाँ, हाथ पकड़ के ऐसे बटन कहा था अपने आप पंजाब बधाई दे। हम धरे जाते रहे नौकर कमल तो वो पंजाब बधाई दे। अच्छा तो मना करे माने नहीं नहीं तो जबरदस्ती बताओ तो ऐसे पकड़ के हाथ बटन अपने हाथे दबा दे। स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही मतदाता की जागरूकता के लिए चुनाव आयोग के हैंडल को अपने ट्वीट में टैग किया। हालांकि कांग्रेस स्मृति के आरोप को गलत बता रही है। देखिए, स्मृति ईरानी जी की नहीं चल रही अमेठी में मनमानी, तीसरी बार भी फेल होने वाली है उनकी लोकसभा की कहानी। ये वास्तविकता है। राजनीतिक हताशा और आने वाली हार को देखते हुए स्मृति ईरानी जी ऐसे खोखले आरोप लगा रही हैं और भाजपा की वीडियोस पे ये जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं भाजपा केवल फेकू और फर्जी खबरों की एक फैक्ट्री चलाता है। अगर स्मृति ईरानी जी के बयान में कोई भी दम है, वो किसी भी चाहे चुनाव आयोग हो जाके उनको साबित करे। राहुल जी का तो 4 पुश्त अमेठी से जुड़ा रहा है और लगातार अमेठी की सेवा उन्होंने की है, अमेठी वालों की सेवा की है और एक तरह से अमेठी वाले उसको अपना गौरव मानकर चलते हैं उस परिवार को, तो उनको ये सब कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खबर थी कि कांग्रेस अध्यक्ष और अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी
मतदान वाले दिन वहां जाने वाले हैं। लेकिन इस बीच खबर आई कि राहुल ने अमेठी दौरा रद्द कर दिया। स्मृति ईरानी ने इस पर भी राहुल को आड़े हाथों लिया। मैं इतना ही कहूंगी कि कम से कम इतना तो इज्जत करते उन लोगों की जिन्होंने 15 साल उन्हें संजो कर रखा, प्रेम दिया, सम्मान दिया। इतना बड़ा अपमान करने की क्या जरूरत थी? अगर आना नहीं चाहते थे तो कम से कम झूठ तो ना बोलते जनता से। मतदान के बीच सुबह से ही स्मृति ईरानी अमेठी में एक्टिव दिखी और लोगों से सवाल पूछती रही कि राहुल आज भी यहाँ क्यों नहीं दिख रहे। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया न्यूज को अगर राहुल गांधी कहीं मिल जाए तो कृपया अमेठी की जनता से संपर्क करें, क्योंकि वो गायब है सांसद के रूप में भी और प्रत्याशी के रूप में भी। नहीं डटे तो रहे, कहाँ भाई बहन वही तो कह रही हूँ, पूरा खानदान डटा रहा। और मैं तो आदमी से एक स्मृति ईरानी हूँ जिसका नाम तक नहीं जानते थे 5 साल पहले। क्या फील कर रही है इस समय? मैं इतना ही कहूंगी, विकास का संकल्प लेकर जनता बाहर आई है। ये जंग अमेठी की गरीब जनता अपने लापता सांसद के खिलाफ छेड़ चुकी है। मतदान वाले दिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर एक और बड़ा आरोप लगाया। स्मृति ने कहा कि अमेठी के एक इंसान को उस अस्पताल ने इलाज न देकर मार डाला जिसके ट्रस्टी खुद राहुल गांधी हैं। देखिए कैसे राहुल गांधी का हाथ सना है एक निर्दोष गरीब अमेठी वासी के खून से। ये वो राहुल गांधी है जो अपने अस्पताल में एक निर्दोष गरीब को मार सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत कार्ड लेकर गया था। उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा था वो किसको वोट करेगा, वो व्यक्ति सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। उस व्यक्ति ने ना राहुल गांधी की खिलाफत की, ना नरेंद्र मोदी की जय जयकार की। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उपचार चाहता था। और राहुल गांधी और उनकी टीम उस आदमी को मौत के घाट पर उतार चुकी है। ये हकीकत है राहुल गांधी की। कल से चुप क्यों बैठे हैं? उनका जो हॉस्पिटल है उसके ट्रस्टी वो स्वयं है, उसमें मारा ना एक आदमी को। स्मृति ने जिस व्यक्ति को लेकर राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया, उस परिवार से उनकी बातचीत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये कांग्रेस का, राहुल जी का है और ये योगी और मोदी का अस्पताल नहीं है, यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। और चाचा की तबीयत कैसी है? चाचा हमारे 26 तारीख को ही उनका देहांत हो गया। आपको ये किसने मना किया आपको? डॉक्टर सिद्धार्थ एक है, डॉक्टर सिद्धार्थ ने ही कहा। क्या कहा? कहा कि ये योगी मोदी का सरकार है, ये कांग्रेस का, ये राहुल गांधी का अस्पताल है, संजय गांधी। तो यहाँ कार्ड नहीं आपने कहा चाचा मरने की कगार पे हैं? जी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर के जा सकते हो। हम लोग पाँव तक का जोड़े हैं डॉक्टर। हालांकि कांग्रेस कहती है कि स्मृति ईरानी चुनाव में अपनी हार को देखकर ऐसे आरोप लगा रही हैं। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की गढ़ समझी जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी स्मृति ईरानी ने इस सीट पर राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार दोनों के बीच मुकाबला और भी रोचक है। अब दोनों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। नतीजा 23 मई को जनता के सामने होगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा और अमेठी में बूथ कैप्चरिंग के कोहराम के बाद आपको लोकतंत्र के जश्न की कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। नेताओं के लिए चुनाव जहां सत्ता पाने का साधन होता है, वहीं जनता के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं होता। ये जश्न लोकतंत्र के लिए है। ये उत्साह लोकतंत्र के लिए है। ये खुशी लोकतंत्र के लिए है। लोकतंत्र की खुमारी ऐसी है कि वोटर पोलिंग बूथ तक खींचे चले आते हैं। हाँ, पहले मतदान फिर विदाई। अब जरा इस बारात को देखिए। लोग उत्साह में नाच रहे हैं। महिलाएं झूम रही हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये कैसी बारात है जिसमें दूल्हा ही नहीं। ये वोट बारात राजस्थान के दौसा जिले के हाजिया का वास गांव में कुछ इस तरह वोट बारात निकाली। नाचती गाती महिलाओं के हाथ में तख्ती है जिस पर साफ साफ लिखा है वोट बारात।
इस बारात में गांव के बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम किया गया। घाट को गेंदे के फूलों से सजाकर उस पर बुजुर्गों को बैठाया गया। गांव के युवा घाट को चारों तरफ से अपने कंधों पर उठाकर मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचे। बिना परेशानी के मताधिकार का इस्तेमाल कर बुजुर्ग भी खुश नजर आए। वोटिंग के दौरान एक और अनूठी तस्वीर दिखी। एक साथ 4 पीढ़ियों ने वोट डालकर इतिहास ही रच दिया। 107 वर्षीय जगन्नाथ की 4 पीढ़ियां एक साथ पोलिंग बूथ पर आई। वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सभी बुजुर्गों को सम्मानित भी किया। ये देखो, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। ये गांव हजाकाबाद से बूथ नंबर 9 विधानसभा क्षेत्र दौसा का, संसदीय क्षेत्र दौसा में पड़ता है। हमने तय किया कि उत्साह डाले जाने की दृष्टि से इलाके में लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। यूपी के गोंडा जिले के बेलसर गांव में दीपशिखा पांडे शादी के बाद ससुराल जाने की जगह सीधे मतदान केंद्र पहुंच गई। दीपशिखा ने पहले देश के नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाई, फिर अपने बहू होने का फर्ज। आज मेरी विदाई है। तो ये मतदान पहले करने आए फिरोजाबाद में? हाँ, पहले मतदान फिर विदाई। राजस्थान के खाजूवाला में निशान सिंह की आज शादी थी। बारात निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन निशान ने बारात को कुछ समय के लिए रोक दिया। अपने साथ साथ बारातियों को भी पोलिंग बूथ पर ले गए और वोट डाला। दूल्हे के लिबास में वोट करने आए निशान को देखकर बाकी मतदाताओं में भी जोश आ गया। आपने दूल्हा दुल्हन को वोट डालते देखा, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में तो मतदान केंद्र को ही दुल्हन की तरह सजा दिया गया। राजस्थान के भरतपुर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जब दिव्यांग दंपत्ति उन्नति और राहुल मतदान केंद्र पहुंचे तो फूल मालाओं और टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद दिव्यांग दंपत्ति ने वोट डाला। हजारीबाग में अपने बेटे की गोद में बैठकर वोट देने आई 105 वर्ष की बुजुर्ग महिला की हिम्मत को देखकर हर किसी का जोश हाई हो गया। कहा जा रहा है कि इस बुजुर्ग ने अभी तक कोई भी वोट मिस नहीं किया है। आप देख सकते हैं जिन्हें उनके जो बेटे हैं वो कंधे पर उठाकर लेके आए हैं, और कहा यह जा रहा है कि उनकी जो उम्र है वो करीब 105 साल है। और देखिए 105 साल की उम्र होने के बावजूद भी ये महिलाएं यहाँ पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने आई हैं। उनके जो सुपुत्र हैं वो उनको उठाकर लेके आए हैं। इंडिया न्यूज की आपसे अपील है कि जब आपके इलाके में वोटिंग हो तो आप भी वोट जरूर करें। पांचवें चरण में ये थे लोकतंत्र के मुख्तलिफ रंग, लेकिन इस 5वें चरण के बाद कैसी तस्वीर उभरती नजर आ रही है, अलग अलग इक्वेशंस, आइए समझें शालिनी से। शुक्रिया दिनेश। लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। 5 चरणों की वोटिंग आज खत्म हो चुकी है और देखिए 7 राज्यों की 51 सीटों के ऊपर आज वोट डाले गए। अभी तक का जो समीकरण निकल करके सामने आ रहा है उसमें हम ये तो कह ही सकते हैं कि वोटर्स में खासा उत्साह है, लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब देखिए फटाफट हम आपको बता देते हैं कि ये जो 5 चरण की वोटिंग हुई है इसमें पहले चरण से लेकर के अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और कहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। देखिए सबसे पहले हम पहले चरण की बात कर लेते हैं। 69% से ज्यादा मतदान हुआ पहले चरण में। आपको बताएं कि 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और 91 सीटें थी जिनके ऊपर मतदाताओं ने आकर के वोटिंग की, ईवीएम के अंदर कैद किया उनके पसंदीदा नेता का भाग्य। और हीरो बनकर के अगर हम बात करें उभरा इसमें लक्षद्वीप, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदान पहले चरण में लक्षद्वीप के अंदर ही हुआ। 84% से ज्यादा, लगभग 85% लोगों ने यहां पर वोटिंग की। तो ये जो 69% आप देख रहे हैं पहले चरण की वोटिंग, इसमें लक्षद्वीप का बहुत बड़ा हाथ है। अब चलिए पहले चरण की बात हो गई, दूसरे चरण की बात अब कर लेते हैं। दूसरे चरण का मतदान हुआ था
18 अप्रैल को 95 सीटें थी इसके अंदर और यहां भी 69% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई, लगभग 70%। पश्चिम बंगाल हीरो दूसरे चरण का पश्चिम बंगाल बना। काफी ज्यादा यहां पर हिंसा हमने शुरू से ही देखी है, लेकिन मतदाता भी यही के सबसे ज्यादा घरों के बाहर निकले हैं और उत्साह सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के वोटर्स में ही दिखाई दिया। देखिए 81% से ज्यादा लोग घरों के बाहर निकले, तो ये जो भी दंगा फसाद हंगामा पश्चिम बंगाल का, ये वोटर्स को प्रभावित नहीं कर रहा है। तीसरे चरण की हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव अगर हुआ तो वो तीसरे चरण के अंदर ही हुआ। तीसरे चरण में कुल आपको मैं बताऊं 117 सीटों के ऊपर वोटिंग हुई थी और 23 अप्रैल को ये चुनाव हुआ था। 68.40% मतदान हुआ था तीसरे चरण के अंदर और असम रिकॉर्ड मतदान असम में किया गया था। तीसरे चरण में 85.11% यहां पर वोटिंग हुई थी। तो सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो असम में तीसरे चरण में वोटिंग हुई और ये रिकॉर्ड भी है। अब चौथे चरण का भी हम रुख कर लेते हैं। चौथे चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई, 117 सीटें थी, माफ करें 29 अप्रैल को और 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी चौथे चरण में। अब देखिए ग्राफ थोड़ा सा कम हो गया है चौथे चरण का, 65.51% हुई चौथे चरण में वोटिंग और पश्चिम बंगाल यहां भी सबसे ज्यादा मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। तो तीसरे और चौथे चरण इन दोनों में पश्चिम बंगाली अभी तक देखिए हीरो दिखाई दे रहा है। 82.84% यहां पर वोटिंग हुई और लोग घरों के बाहर निकले। तो ये हुई चौथे चरण की बारी। पांचवें चरण की हम बात करें, आज वोटिंग हुई है पांचवें चरण के लिए और कुछ मतदान का जो प्रतिशत है वो यहां पर कम जरूर नजर आया है। 62.32% वोटिंग हुई है पांचवें चरण में और बताया आपको कि आंकड़े ये अभी कुछ बढ़ सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे लेकिन कुछ इसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है और आगे हम उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन 62.32% मतदान हुआ पांचवें चरण के अंदर। अब देखिए 5 चरण में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, हीरो कौन सी जगह बनी, ये तो हमने आपको बता दिया। अब जरा 2014 से लेकर के 2019 में जो तब्दीली आई है उसको भी देख लेते हैं। 2014 में 66.4% वोटिंग हुई थी, जबकि अभी तक के जो 5 चरण हैं अगर हम उनकी बात करें तो 67.02% मतदान यहां पर हुआ है। तो मतलब थोड़ी सी बढ़त जरूर हमने दर्ज की है 2014 के मुकाबले, लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अभी चूंकि छठे और सातवें चरण का मतदान बाकी है तो ये ग्राफ और ऊपर जाएगा और 2014 के मुकाबले कुछ ज्यादा वोटिंग यहां पर नजर आएगी, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है। और ये 5 चरणों का हमने पूरा समीकरण आपको समझाया। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी दिनेश का। शुक्रिया शालिनी। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हरियाणा के भिवानी में चुनावी रैली की। बॉक्सर्स की धरती भिवानी में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुनावी पंच भी मारे। इस दौरान उन्हें अपने कॉलेज के दिन भी याद आ गए। हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त दिलाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कमान संभाली। भिवानी की चुनावी सभा में राहुल को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। भिवानी को लिटिल क्यूबा कहा जाता है ना? कहते हैं आप? क्यों कहते हैं? हाँ, बॉक्सिंग लिटिल क्यूबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भिवानी हिंदुस्तान का और आने वाले समय में दुनिया का बॉक्सिंग का कैपिटल बनने जा रहा है। अगर आप इस रास्ते पे चलते रहे, क्यूबा का नाम बदल के लिटिल भवानी बना देंगे। मतलब आप में इतनी ऊर्जा है, वर्ल्ड चैंपियन दिया आपने, तो मैंने सोचा भिवानी आऊंगा तो थोड़ी मैं आपसे बॉक्सिंग की बात करता हूं। मैं भी कॉलेज में बॉक्सिंग करता था। बॉक्सिंग में 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले बॉक्सर रिंग में अकेला दिखता है, मगर वो अकेला नहीं लड़ता। उसके पीछे कोच होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, पूरी टीम होती है, भीड़ होती है। बॉक्सर्स की धरती से राहुल गांधी ने अपने विरोधी यानी नरेंद्र मोदी पर भी कई चुनावी पंच मारे। सियासी रिंग में उन्होंने नरेंद्र मोदी को चित करने की कोशिश की।
राहुल ने आडवाणी से लेकर नोटबंदी तक सभी मुद्दे उठाए, लेकिन इस बार उनका अंदाजे बयां बदला बदला था। पिछले चुनाव में हिंदुस्तान ने रिंग में एक बॉक्सर डाला, नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती वाला बॉक्सर रिंग में उतरा। दूसरे तरफ रिंग में बॉक्सर खड़ा था। कौन सा बॉक्सर था? बेरोजगारी, किसानों की समस्या, भ्रष्टाचार, ये रिंग में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े थे। भीड़ में हिंदुस्तान की जनता, नरेंद्र मोदी जी के कोच आडवाणी जी, उनकी टीम डटकर खड़े, और देश ने कहा चलो भैया बॉक्सर बेरोजगारी से लड़ेगा, किसानों की जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए लड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, जनता की जेब में 15 लाख रुपए डालने के लिए लड़ेगा। बड़ा धूमधाम हुआ। जैसे बॉक्सर अंदर आता है, मतलब लाइटें चमकी, आया रिंग में आया, पहला काम करता है कोच की ओर देखा, आडवाणी की ओर देखा, एक घूसा आडवाणी जी के मुंह में मारा, आडवाणी जी चौंक गए। फिर वो अपनी टीम के पीछे भागा, गडकरी जी, अरुण जेटली जी, एक एक करके ठाक 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 सबको मारा। जनता देख रही है भैया ये क्या कर रहा है बॉक्सर। फिर बॉक्सर रिंग से उतरा, जनता देख रही भैया ये रिंग से कहां भाग रहा है, इसको तो बेरोजगारी से लड़ना है, इसको तो किसानों की समस्या, 15 लाख रुपए। वो एकदम घुसा, भीड़ में घुसा, भैया बाद में करना, भीड़ में घुसा। पहला काम उसने किया, छोटे दुकानदारों को पकड़ा और 2 मारे मुंह पे।